वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन सेज राइट a note on the working of NGO Human Rights Watch। So this is an NGO Human Rights Watch। इसका क्या काम है? इट्स a leading international non governmental organization। ठीक है, ये क्या करता है? ये इन्वेस्टिगेट करता है, एक्सपोज करता है और एडवोकेट करता है अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड में कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है तो ये एनजीओ उस मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा और फिर वो एडवोकेट करेगा कि हाँ इसके रिलेटेड जो है लॉज लाओ और इनको जिनके अगेंस्ट वायलेशन हुई है और जिन्होंने किया उनको सजा दो और जिनके अगेंस्ट हुए उनको रेम्यूनरेशन दो। ठीक है, ये एनजीओ 1978 में बना था, बेस्ड था न्यूयॉर्क में और अभी ये इस टाइम 90 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। की एरिया ऑफ वर्क क्या है इसके? पहले तो ये रिसर्च करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट अब्यूज हुआ है वहां पे ये इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करता है कि किस टाइप की जो अब्यूज हुआ है। कोई भी टाइप का हुआ होगा, जैसे टॉर्चर हुआ है, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन है, कोई वॉर के रिलेटेड क्राइम हुआ है, चाइल्ड लेबर हो रही है, कहीं पे फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है, हर टाइप के। ठीक है, ये कैसे करेगा? खुद तो नहीं जाएगा, कुछ इसके आगे वो होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। एम्प्लॉयज में कौन कौन आता है? रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स, जो फर्स्ट हैंड वहां पे जाके लोगों से पूछ के टेस्टिमनीज लेते हैं, फर्स्ट हैंड टेस्टिमनीज, सैटेलाइट से इमेजरीज लेते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा वहां से उस सब चीजों को एक वहां से जो है इन्वेस्टिगेशन को लेते हैं। ठीक है, वहां से जो है इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर जब उन्होंने वो सब कर दिया फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और मल्टीमीडियाज में बता देंगे। यहाँ जैसे XYZ न्यूज चैनल्स हैं, एक्स न्यूज चैनल में बताया, वाई न्यूज चैनल में बताया, जेड न्यूज चैनल में बताया। तो प्रेस ब्रीफिंग की और सब सारी जगह पता लग गया। ठीक है, कि ऐसा कोई क्राइम हुआ है, रिपोर्ट ये है। अब वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो लोगों को बता सके, गवर्नमेंट को प्रेशर कर सके कि अब आपको उनके जिन्होंने ये क्राइम किया उनके रिलेटेड कोई एक्शन लेना है। प्रेशर गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल बॉडीज लाइक द यूएन टू एक्ट, कि आप अब कुछ इसके रिलेटेड कुछ करो। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट? लॉबिंग एंड लीगल एक्शन। अब इनके पास कुछ इनके क्या होते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा, लॉयर्स, लीगल एक्सपर्ट्स भी होते हैं इनके पास। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने पॉलिसीज में चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको जो है कुछ लॉज लाने की ज़रूरत है, आपको लोगों को अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है आपकी कंट्री में, या जहाँ पे भी कोई भी वो वॉर या कोई भी क्राइम हुआ है। ठीक है, कोई भी ह्यूमन राइट अब्यूज हुआ है, वो क्यों हुआ है। उसके बाद पार्टनरशिप्स एंड अवेयरनेस। ये पार्टनर किसके साथ जाएंगे? लोकल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो होंगे, एनजीओज जो होंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएंगे। कैसे लाएंगे? थ्रू कैंपेन्स, एजुकेशन, सोशल मीडिया का यूज करके। सो ह्यूमन राइट्स वॉच हैज प्लेड a major role in influencing policies, securing the release of political prisoners को छुड़वाना। ठीक है, pushing for international treaties जैसे कि बैन ऑफ लैंड माइन्स, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ऐसी कुछ ट्रीटीज भी जो है वो ह्यूमन राइट वॉच ने हेल्प किया है करवाने में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कैसे? थ्रू फील्ड वर्क, फील्ड में जाएंगे वहां से। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करेंगे? एविडेंस कलेक्शन। ठीक है, थ्रू कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट? फर्स्ट हैंड टेस्टिमनी, सैटेलाइट इमेजरी या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। फिर उसको रिपोर्टिंग करेंगे, पब्लिक रिपोर्ट्स। फिर उसको एडवोकेसी करेंगे कि हाँ ये चीजें लाओ, पॉलिसी चेंज लाओ। कैसे? थ्रू लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, ह्यूमन राइट फंक्शंस एज ए वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशन, होल्डिंग पावरफुल एक्टर्स अकाउंटेबल। बहुत बड़े बड़े लोगों को भी इसने अकाउंटेबल हेल्ड करवाया है। ठीक है, और ये कैसे अपनी ग्लोबल आउटरीच है इसकी, इस एनजीओ की। ठीक है, और ये कैसे क्या करता है? ये फैक्ट्स के थ्रू बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 8 एक्शन एरियाज फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। जो ये कल्चर ऑफ पीस है, ये किसने स्टार्ट किया था? यूएन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन कल्चर ऑफ पीस इन 1999। कल्चर ऑफ पीस क्या है? एक वैल्यूज है, एटीट्यूड, बिहेवियर सेट है इनका दैट रिजेक्ट्स वायलेंस, वायलेंस को रिजेक्ट करते हैं। और इनका ये होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हम उसको कैसे रिजॉल्व करें? थ्रू डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन के। एट की एरियाज हैं इसमें टू फोस्टर सच अ कल्चर। फर्स्ट इज एजुकेशन फॉर पीस।
आपको क्या करना है, आप एजुकेशन प्रमोट करिए, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऐसे वैल्यूज हैं जैसे टॉलरेंस, एम्पथी, नॉन वायलेंस, इनको डेवलप कीजिए अपनी एजुकेशन में, ताकि पीस जो है वो हर लेवल पे इंटीग्रेट किया जा सके। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आप पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। आप इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबको साथ लेके चल के ग्रोथ कीजिए, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी, इनइक्वालिटी जो है ये कम हो जाएगी। जॉब क्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये जो है ये भी बहुत जरूरी है, किसके लिए, पीस और जस्टिस के लिए, ठीक है, ऐसा ये सेकंड एक्शन है। आप फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और ये भी बहुत जरूरी है अगर आपको पीस को होल्ड करना है। अगर आपको पीस करना है, विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव पीस, ठीक है। सो आपको सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल राइट्स जो है इंडिविजुअल्स के, स्टेट्स को अपहोल्ड करने पड़ते हैं। फिर ये बोलते हैं इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन। आप जो है जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा क्रूशियल है पीस के लिए। जेंडर इक्वालिटी इज वेरी क्रूशियल फॉर पीस। एम्पावरिंग वुमेन किसमें, इन डिसीजन मेकिंग, इन एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में, ये जरूरी है ताकि आप क्या कर सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सके और वायलेंस जो है वो कम हो सके। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। जितने सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में, उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतने ही ज्यादा पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। सो उसी की, इन सब चीजों की वजह से क्या होगी, जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी और सोशल हार्मनी जो है वो बनी रहेगी। अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस एंड सॉलिडेरिटी, फॉस्टर इंटरकल्चरल एंड इंटरफेथ डायलॉग। जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैं, जीनोफोबियाज हैं, इन सबको खत्म करिए। और ये कैसे हो सकता है, जब आप लोगों के बीच में टॉलरेंस बढ़ाएं, लोगों को समझाएं, लोगों के बीच में इंटरफेथ डायलॉग लाएं, इंटरकल्चरल डायलॉग्स हों। तो इससे क्या होगा, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है लोगों की, वो बढ़ेगी एक दूसरे को लेके, और पीस जो है वो मेंटेन रहेगा। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आप मीडिया को जो है, इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए कंट्री की, इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो एनेबल्ड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो, और इनजस्टिस अगर कहीं हो रहा हो तो वो एक्सपोज हो जाए। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट मतलब वेपन्स खत्म करिए। पीस कीपिंग मिशंस होते हैं जैसे यूएन के, अब डाले पड़ा होगा। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन थ्रू डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी, आप जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करिए, पर किसके थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू करिए, डिप्लोमेसी के थ्रू करिए, वॉर्स के थ्रू नहीं। सो ग्लोबल कोऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है पीसफुल वर्ल्ड के लिए। कंक्लूजन ये है कि जो ये 8 इंटरकनेक्टेड एरियाज हैं, ये एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। इनका मतलब ये सारे एरियाज को कवर कर रहे हैं, कि आप अपने नेशन में क्या क्या करिए। पहले तो आप एजुकेशन लाइए, आप अगर एजुकेशन ला रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। फिर इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की इज्जत होगी। अगर ह्यूमन राइट्स हैं तो मतलब वुमेन की इज्जत होनी चाहिए, इसका मतलब जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर जेंडर इक्वालिटी भी आ गई, दोनों मैन और मैन अच्छे से, वुमेन और मैन जो है वो अवेयर है, तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगी। जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगी, तो जब डेमोक्रेसी बढ़ती है तो लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टॉलरेंस होगी, सॉलिडेरिटी होगी, ठीक है। जब ये चीजें होंगी तो क्या होगा, हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी कंट्री में कुछ गलत हुआ है तो प्लीज मीडिया को बताने दीजिए, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद जो है, अगर कहीं पे इंटरनेशनल पीस में कहीं रुकावट आ रही है तो उसको कैसे खत्म करना है, कॉन्फ्लिक्ट को, थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये एक पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है, one that addresses both structural violence or everyday human interaction with a foundation in justice, equality, and dignity. Next question is, discuss the genesis and evolution of peace movement. Genesis and evolution of peace movement. Peace movements are collective efforts by individuals or groups. क्या प्रमोट करने के लिए, पीस, और क्या अपोज करने के लिए, वॉर, वायलेंस, injustice, right? Their evolution reflects political, social, economic context across histories. कि चेंज होना, एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग, जो अभी हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो जेनेसिस ऑफ पीस मूवमेंट, द रूट ऑफ पीस मूवमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज नॉन वायलेंस एंड कंपैशन।
कि हमारा जो पीस है, हम ये कहाँ से ट्रेडिशनल, हमारे बैक इन द हिस्ट्री हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं वहां पे भी लिखा हुआ है कि आपको नॉन वायलेंस और कंपैशन को फॉलो करना है। नॉन वायलेंस जैसे एंशियंट टीचिंग्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म में भी बोला हुआ है मिडल पाथ, ठीक है, वायलेंस को नहीं करना है। जैनिज्म इज अगेंस्ट वायलेंस। फिर अर्ली क्रिश्चियन डॉक्ट्रीन वो भी जो है क्या प्रमोट करता है, पीस और नॉन वायलेंस। सो हम अगर हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में जाएं तो वहां पे भी यही लिखा हुआ है, ये वहां से पैदा हुआ है। 19th century onwards मॉडर्न पीस मूवमेंट्स बिगेन इन अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो है फिर न्यू पीस मूवमेंट्स स्टार्ट हुई, कहाँ पे, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। पीस सोसाइटी जैसे कि लंदन पीस सोसाइटी 1860 में वो इमर्ज हुई, क्या करने के लिए, टू अपोज वॉर एंड प्रमोट आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, एक तरीका होता है पीस का, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, जहाँ पे दोनों पार्टीज बैठेंगी और एक पार्टी जो है उन दोनों को, जैसे ए कंट्री है बी कंट्री है, इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे सी कंट्री आएगी और इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म करवा देगी, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट आता है पोस्ट वॉर, sorry, the Hague Peace Conference 1899-1907 promoted international cooperation। जो इसने इस कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि आप इस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, ग्राउंड वर्क लाइए, लीगल मैकेनिज्म्स लाइए, आप एक लीगल मैकेनिज्म का फ्रेमवर्क लाइए जिसमें क्या होगी, वॉर को अवॉइड करिए। फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर मूवमेंट्स हुई। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, एंटी वॉर सेंटिमेंट्स जो है वो लोगों में ग्रो हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लाइफ लॉस हुई, प्रॉपर्टी लॉस हुए, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो इसकी वजह से लोगों में जो है एंटी वॉर सेंटिमेंट्स जो है वो प्रमोट हुए। फर्स्ट इज लीग ऑफ नेशन 1919, later the United Nations 1945 were established to prevent future wars। फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए लीग ऑफ नेशन 1919 और यूनाइटेड नेशन 1945 बने। सिविल सोसाइटी जो है वो और एक्टिव बन गए विद एंटी न्यूक्लियर एंड पैसिफिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वुमेन इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, न्यू न्यू ऑर्गेनाइजेशन आने लगी पीस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कोल्ड वॉर एरा हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुई, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट, कि जो न्यूक्लियर वॉर्स है, सॉरी न्यूक्लियर वेपन्स है, उनको खत्म करिए, डिसआर्म करिए। यूके में स्टार्ट हुई। पीस मार्चेस जो है वो ग्लोबली स्टार्ट हुई अगेंस्ट द आर्म्स रेस, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो ज्यादा प्रमोट किया गया उसमें, क्योंकि उसमें क्या था, वो प्रमोट करता था पीस और कोऑपरेशन को अमंग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। नैम इंडिया ने स्टार्ट किया था ये। उसके बाद है contemporary peace movements। modern peace movements are broader, linking peace with human rights। अब जो अभी जो movements है, ये एक पूरे टाइम लाइन है कि ये कैसे चलती आ रही है, इवॉल्व कैसे हुई। अब जो न्यू पीस मूवमेंट्स है वो सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं करती, वो पीस को भी जो है लिंक करती है किसके साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, इन्वायरमेंट जस्टिस के साथ, जेंडर इक्वालिटी के साथ और एंटी ग्लोबलाइजेशन के साथ, ठीक है। अब सिर्फ वॉर की बात नहीं हो रही है वहां पे। अब हम बोलते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट वॉर इन इराक, अफगानिस्तान, पैलेस्टीन, ये भी देखा हमने। ग्लोबल प्रोटेस्ट लाइक द 2000, मतलब अगर कहीं पे वॉर हो रही है तो वहां पे ये चीजें भी इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो इन सबको ये अब कनेक्ट करके चलते हैं। दिस ऑल्सो एम्ब्रेसेस डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर ग्लोबल मोबिलाइजेशन। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं ताकि लोगों को ग्लोबली मूव किया जाए कि हाँ हमें ये चीज नहीं करनी है। तो एवोल्यूशन कैसा हुआ है, सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में लिखा है कि हमें पीस को फॉलो करना है। फिर क्वेकर एंड पैसिफिस्ट मूवमेंट्स आई बहुत सारी, ठीक है। न्यू न्यू जो है पीस सोसाइटीज जो है वो बनने लगी, जैसे हमने पढ़ा पीस सोसाइटीज, लंदन पीस सोसाइटी जो वॉर को जो है अपोज होकर और आर्बिट्रेशन के फेवर में थे। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो लोग जो है एंटी वॉर सेंटिमेंट्स डेवलप किए और उन्होंने जो है लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस लाई टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। फिर कोल्ड वॉर एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट की डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। फिर मॉडर्न ग्लोबल पीस मूवमेंट जिसमें जो है इंटीग्रेट करते हैं पीस मूवमेंट्स को किसके साथ, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, एंटी ग्लोबलाइजेशन के साथ। So peace movement have evolved from religious and moral appeals to global civil society initiative। ठीक है, ये हमने पढ़ा रिलीजन से लेके ग्लोबल सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव तक जो है ये इवॉल्व हुई है। Their strength lies in their ability to adapt and connect peace with broader issues like justice, dignity and
सस्टेनेबिलिटी। अब जो है ये ब्रॉडर इश्यूज को जो है कनेक्ट करती है, जस्टिस भी आता है इसमें, डिग्निटी भी आता है, इंडिविजुअलिटी भी, सस्टेनेबिलिटी भी आती है। ठीक, सिर्फ वॉर की बात ही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गांधीज व्यूज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो गांधी के व्यू थे कि वुमेन को भी हमें एम्पावर करना है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती अगर उसका अदर हाफ जो होगा सोसाइटी का वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दैट इज अदर हाफ इज वुमेन। तो उनका ये था कि ये जो उनके व्यूज जो थे ये कहाँ पे रूटेड थे, उनके जो मेन प्रिंसिपल्स थे, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, डिग्निटी फॉर ऑल, इक्वल इक्वालिटी विद डिग्निटी। गांधी ये बिलीव करते थे कि मैन और वुमेन जो है वो इक्वल है राइट्स में और उनमें इक्वल कैपेबिलिटीज है। ठीक है, वो इवन मैन जो वुमेन जो है वो ना ही सुपीरियर है मैन के, और वो स्पिरिचुअली और मॉरली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मैन से। वो हर टाइप के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नकारते थे, चाइल्ड मैरिज हो, पर्दा सिस्टम हो, डाउरी हो, वो सबके अगेंस्ट है। ठीक है, रोलिंग सोशल मूवमेंट, गांधी ने जो है वुमेन को बोला था कि यू शुड इन्वॉल्व वुमेन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, और इसी के चलते बहुत सारी वुमेन ने पार्टिसिपेट भी किया था। कहाँ पे, साल सत्याग्रह, दैट इज दांडी मार्च, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन बाइकॉट एंड स्पिनिंग खादी। ठीक है, वुमेन को एक न्यू आइडेंटिटी मिली थी एज अ पॉलिटिकल एजेंट उनके गांधी के टाइम पे। ठीक है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और सोशल विजिबिलिटी जो दोनों ही वो थी इंक्रीज हुई। सेल्फ रिलायंस एंड एजुकेशन, गांधी ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करा था, बहुत ज्यादा वो प्रमोट करते थे क्या, वुमेन की एजुकेशन को, सिर्फ लिटरेसी को ही नहीं, सिर्फ पढ़ने वाली एजुकेशन को नहीं, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि उनको स्किल्स भी सिखाए जाए, जैसे क्राफ्ट, training in crafts, then hygiene and moral values. He supported Nai Talim, that is basic education for women to make them self-reliant. ठीक है, ही बिलीव वो वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बेसिक एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे वुमेन के लिए। उन्होंने बिलीव, उनका ये बिलीव था कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है, वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं कैसे, बाय स्पिनिंग, वीविंग, बुनने से। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है आप वो बनाइए रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से आप अपनी वुमेन को जो है वो एम्पावर करेंगे, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंसी मिलेगी। देन नॉन वायलेंस एज ए फेमिनिन स्ट्रेंथ, गांधी एसोसिएटेड वुमेन्स नेचर विद नॉन वायलेंस, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। उन्होंने कहा कि वुमेन की नेचर जो होती है ना वो बिल्कुल उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि वो नॉन वायलेंट नेचर होती है। वुमेन जो है वो पीस मेकर्स होते हैं, वो पेशेंट होते हैं। ठीक है, उनमें बहुत पेशेंस होती है, उनको एक सेक्रीफिशियल नेचर होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है अगर आपको एक पीसफुल सोसाइटी बनानी है। He saw them as a natural leaders in moral and peaceful resistance. उन्होंने एक वुमेन को कैसे देखा, एक नेचुरल लीडर। उन्होंने कहा ये एक उनमें नेचुरली उनकी पावर होती है कि वो एक अच्छे मॉरल और पीसफुल रेजिस्टेंस जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिशन टू सोशल इवल्स, गांधी वॉज वेरी अपोज टू द प्रैक्टिसेस, लाइक गांधी जो है वो बिल्कुल अपोज थे कुछ प्रैक्टिसेस के, जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने इस मेल को अपने इस एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, ताकि मॉरल रिफॉर्म्स जो है वो मैन में जरूरी है। ठीक है, ताकि वुमेन जो है वो अपलिफ्ट हो सके। तो गांधीज विजन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट वॉज होलिस्टिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, कि उनका जो गांधी का विजन था वो पूरा, मतलब हर लिहाज से वो वुमेन को उठाना चाहते थे, एजुकेशन से लेकर पॉलिटिकल ही देख लो, इकोनॉमिकली देख लो, बेसिक लाइफ देख लो, हर हिसाब से। सिर्फ लीगल इक्वालिटी ही नहीं देना चाहते थे, वो सोसाइटी को अवेक करना चाहते थे कि वुमेन जो है वो इक्वली, उनको भी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो आपके इक्वल पार्टनर्स हैं प्रोग्रेस में। ठीक है, थैंक यू, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आपका थर्ड पार्ट जो है वो इसके बाद अपलोड होगा, इसमें कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।